डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो कल इसको कैलकुलेट कर लिया था, सिर्फ कैलकुलेशन तो इसकी कर ली थी, आज इसको समझाना है थोड़ा सा। डेट इक्विटी रेशो, इसके दो और नाम भी हम आज लिख लेंगे, हमें पता हो गया और क्या क्या नाम है। इसका फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, लॉन्ग टर्म लोन यानी डेट, डेट लॉन्ग टर्म लोन को कहते हैं, डेट कैपिटल, बातें नहीं बस कर दें अब। और इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ये कैपिटल एम्प्लॉयड था हमारा। कंपनी एक्स है हमारे पास और कंपनी वाई है। कल मैंने ये कैलकुलेशन करवा दी थी आपको, तो ज़रा दोबारा मुझे डेटा लिखवा दें ताकि इसके ऊपर डिस्कशन हम कर सकें। कंपनी एक्स का डेट, लॉन्ग टर्म डेट, यानी देखो एक बात याद रखना, मैंने क्या कहा था आपको पहले दिन के कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कहाँ कहाँ से पैसे लिए हुए हैं, यानी हमने लॉन्ग टर्म को, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन को कैपिटल एम्प्लॉयड कहा था। इसका मतलब ये भी बड़े होकर ही पढ़ेंगे आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक एरिया आता है, ये बीएफडी की बातें करता हूँ, अकाउंटिंग की बातें, आपके अंदर शौक पैदा करता हूँ कि जल्दी जल्दी पहुंचो, वो चीज़ें इंतजार कर रही हैं आप, और आप हंस रहे हैं। आप किस लिए हंस रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपने आगे नहीं जाना? ये बात नहीं, आप नहीं हंसे क्यों? हंसते हो वो जिसको ये लगेगा कि यार ये क्या मजाक कर रहा है, मैं फाइनल में जाऊंगा। नहीं, आप तो सब किस लिए आए हैं? सीए करने के लिए आए हैं ना। अब मैं आपको ये बात करता हूँ कि आप कैफ से आगे जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप, अगर आपने ये इरादा ही नहीं किया अभी तक कि हमने वो जाके पढ़ना है, तो फिर ये तो कोई बात ना हुई। तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हिम्मत करने, ठीक है? अब ऐसे करके भी बैठने की जरूरत नहीं है। ओके सुने, मैंने कहा था इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन को कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब इक्विटी यानी शेयर कैपिटल भी कैपिटल है और डेट भी कैपिटल हुआ, तो इसको बड़े होकर आप कहा करेंगे डेट कैपिटल। लॉन्ग टर्म लोन को क्या कहा जाता है? डेट कैपिटल। और इसको शेयर कैपिटल क्या कहा जाता है? इक्विटी, ठीक है? शेयर कैपिटल, डेट कैपिटल, तो इससे परेशान नहीं होना कहीं पे लिखा हुआ नजर आ जाए डेट कैपिटल। बहरहाल कहां कहां से बिजनेस ने पैसे ले रखे हैं चलाने के लिए खुद को, ये मतलब था कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है? तो कितने हैं जी लॉन्ग टर्म लोन्स? 3000 लॉन्ग टर्म लोन है, डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म इनटू 100, 30%। टोटल जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड है, जिस किसी का भी, चाहे वो ओनर्स का है, चाहे वो बैंकों का है, जिस किसी ने भी लंबे अरसे के लिए बिजनेस को पैसा दे रखा है, वो जिस किसी का भी पैसा है वो टोटल करके कितना है? 10,100। 10,100 टोटल पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है। 10,100 मुख्तलिफ लोगों का, कुछ ओनर्स हैं, कुछ बैंक हैं। 10,100 टोटल बिजनेस में लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है, जिसमें से अब थोड़ा सा यूं कह लेते हैं, 10,100 बिजनेस ने पैसे बोरो कर रखे हैं, कह सकता हूं ये, ठीक है? इसमें से कैपिटल ऐसी अमाउंट है जो कभी भी वापस नहीं करती कंपनी, अनलेस कि कंपनी खुद ही इंतकाल ना कर जाए। थोड़ा बहुत तो पता ही होगा शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ये शेयर कैपिटल क्या है? 10 रुपए का आज आप शेयर खरीद लें कंपनी का जाके, अब ये आपको 10 कभी भी वापस नहीं मिलने कंपनी की जिंदगी में, वापस कभी नहीं मिलने। हाँ, आप ये 10 रुपए वाला सफा किसी और को पकड़ा देंगे, यार इसका जो डिविडेंड है वो आप लेते हैं ना, मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे आप ये 10 दे दो। या अच्छी कंपनी है जो हर साल 2-2, 3-3 डिविडेंड दे रही है, तो उसका शेयर तो वैसे ग्रो कर रही है, उसके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। जब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो वो 10 वाला शेयर कल को 15 का, 20 का बिकेगा। तो ट्रेडिंग तो हो सकती है शेयर्स की, लेकिन जो पैसे कंपनी को दिए थे वो कंपनी ने कभी वापस नहीं करने होते। है तो बोरोड कैपिटल, बोरोड अमाउंट है, पैसे ले रखे हैं कंपनी ने अपने ओनर्स से,
वो यूं कह लेते हैं ये कंपनी का अपना पैसा हो गया। और बैंकों से कितने पैसे ले रखे हैं वो भी सामने आ गए। ठीक है, अब टोटल बिजनेस ने पैसे जो ले रखे हैं या टोटल बिजनेस के इस्तेमाल में जो पैसे हैं, यूं कह लेते हैं, ज्यादा बेहतर है, बिजनेस के इस्तेमाल में जो टोटल पैसे हैं वो कितने हैं? 10,100। जो बैंक के, जो बिजनेस के इस्तेमाल में टोटल 10,100 है, इसमें से अपना कितना है? 70%। अपना कितना है? ये कैसे पता लगा? कि टोटल में से बोरोड 30 है। ठीक है, अब इस इक्विटी को ना मैं और आप जाके, इस रेशो को मैं और आप जाके नहीं देखेंगे। अगर हमने शेयर्स खरीदने हैं तो हमें क्या इससे, अगर हमने शेयर्स खरीदने हैं तो ये वाली रेशो बैंक देखता है। जब कोई बिजनेस बैंक के पास नया लोन रेज करवाने जाएगा तो सबसे पहले वो डेट इक्विटी देखेगा कि कितना कंपनी किसी और के जो है पैसों पे, बैसाखियों पे इन्हिसार कर रही है। अगर तो 50-50 तक भी हो तो ब्रेक इवन है। जैसे ये कंपनी गई किसी बैंक के पास लोन लेने, तो उन्होंने सबसे पहले डेट इक्विटी कैलकुलेट की। उन्होंने कहा ठीक है, इतनी रिस्की नहीं है, इनमें ज्यादा पैसा तो इनका अपना पड़ा है, तो कारोबार ही करना चाह रहे हैं, अपना पैसा इन्होंने लगाया हुआ है, ये ग्रो भी करेंगे, हमारा पैसा भी वापस आ जाएगा। ज्यादा पैसा उनका अपना लगा हुआ है तो अभी नहीं जाते कहीं पे। और अगर किसी कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो लेट से आ जाए 60-40, इसके 60% आंसर आ जाए, इसका आंसर 30 आया ना, इसका आंसर आ जाए 60%, तो बैंक देखते ही क्या कहेगा, इनके पास तो लोन्स ज्यादा हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट ही कम है। कल को ये बंद भी हो जाए तो बांट बूंट के भी हमें कुछ नहीं मिलना। लिमिटेड होती है ना शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो लिमिटेड है, अप टू 10 रुपए ऑफ फेस वैल्यू। कंपनी वाइंड अप हो जाए, खत्म हो जाए, तो सब कुछ बेच बटा के पहले लायबिलिटीज पे की जाती हैं, फिर कुछ बचे तो उसको वापस कर दिया था शेयर होल्डर को, जी है ताड़े पल्ले है। ठीक है, तो जैसे ही बोरोड कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म डेट्स टोटल आपके फंड्स में हाफ से ज्यादा हो जाएं, लॉन्ग टर्म लोन्स आपके टोटल फंड्स में से हाफ से ज्यादा निकल जाएं, तो आप रिस्की कंपनी कहलाने लग जाते हैं। रिस्की क्या मतलब? कोई भी बंदा आपके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा फिर, कोई भी, इवन शेयर होल्डर्स भी। हम भी नए शेयर होल्डर हैं, तो अगर हम जा रहे हैं किसी कंपनी में तो उसकी डेट इक्विटी रेशियो इतनी बुरी हो गई है, तो उस कंपनी को देख के हम कहेंगे रहने दो यार, ये तो कल बंद भी होगी, तो ये 10 तो डूब भी जाना है। पैसे डूब जाते हैं जैसे, तो पैसे ऐसे ही डूबते हैं, और क्या समुद्र में पैसे फेंक के आते हैं। ठीक है, पैसे डूबने का मतलब क्या है? 10 रुपए का शेयर खरीदो और कल को कंपनी डूब जाए, वो कंपनी समुद्र में नहीं जाके डुबोते, वो कंपनी डूबने का मतलब यही होता है कि कंपनी बंद हो गई और उसके ऊपर इतनी लायबिलिटीज थी कि सारा कुछ बेच के उन लोगों को पैसे दे दिए और अपने पल्ले कुछ भी नहीं बचा, जी डूब गई जी, कंपनी डूब गई जी। ठीक है, तो ये डेट इक्विटी रेशो, एक ही रेशो है हमारे सिलेबस में उसने रखी हुई। ठीक है, ये इसकी डेट की, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट रेशो। ठीक है, अब कंपनी वाई के लिए आप यही कैलकुलेट करें तो क्या आंसर आता है? 40। अच्छा, अब अगर कंपैरिजन क्लासों का आप जाने तो 2-4 दिन सुकून से गुजार लो, जाते जाते ऐसी रात आज तो सुना ही देंगे। अच्छा बेटा, आज अच्छा जी सुने, वैसे तो एक्स और वाई के कंपैरिजन में एक्स कम रिस्की है और वाई इससे थोड़ी सी ज्यादा रिस्की है, लेकिन बैंक इसको देख के मोर गियर्ड या हाईली गियर्ड, सॉरी मतलब हाई रिस्की, हाई रिस्क कंपनी इसको भी नहीं कहेगा बैंक, क्योंकि इनका भी टोटल सरमाया जो बिजनेस में पड़ा है उसमें से इन्होंने भी अपने ओनर्स ने 60% तक रखा हुआ है, तो इतनी मतलब 60 हो गया ना। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी
ये भी इतनी रिस्की कंपनी नहीं है। क्लियर है ये बात? अब हमने ये बात लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसके बारे में लिखेंगे कि कंपनी एक्स इज, लिखें लिखें, कंपनी, लिखें ना, बस सुन लें। हाँ जी, आप तैयार हैं? ठीक है, चले फिर अब ऐसे ही लिखें, कम जैसे लिखो, चेंज कर देता हूँ मैं भी, बात अभी इंपॉर्टेंट है तो ऐसे और तरह से लिखवाऊंगा, फायदा ना हो ताकि। लिखें जी, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी एक्स, डीई कर देना ना, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी एक्स इज 30% एज कंपेयर टू 41% ऑफ कंपनी वाई। यहां तक तो लिखे ना। which means company X is less risky, रिस्की के आगे स्लैश डाल के लिखें गियर्ड, गियर्ड GEARED, और इस रेशो का दूसरा नाम गियरिंग रेशो भी है। लेस रिस्की स्लैश गियर्ड एज कंपेयर टू कंपनी वाई। and company Y is relying more on, and company Y is relying more on लॉन्ग टर्म लोन्स। वैसे एक्सटर्नल डेट का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, एक्सटर्नल डेट, बाहर के लोगों से पैसा लेना, बाहर लॉन्ग टर्म लोन लिखें। कंपनी एक्स इज रिलाइंग ऑन मोर ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम अदर्स, कंपनी वाई इज रिलाइंग मोर ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम अदर्स। अच्छा, अब वैसे तो आपस के कंपैरिजन में तो हमने ये कह दिया, ठीक है, आपस के कंपैरिजन में कह दिया कि वाई बेटर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी वाई भी हाईली गियर्ड की कैटेगरी में नहीं आई। वो रिस्की है, एक्स से ज्यादा रिस्की है, लेकिन हाईली गियर्ड, हाई रिस्क कंपनी अभी भी नहीं बनी, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा मसला हो सकता है, वो क्या, शायद दोनों में से अगर कोई लोन ऑब्टेन करने जाएं तो एक्स को ज्यादा इजीली मिल जाए बनिस्बत वाई के, ठीक है। तो ये इक्का दुक्का बात जो है, ये जब जरूरत के हिसाब से लिखनी पड़े तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स अपने पास उर्दू में लिख लें साइड पे ही करके। एक, लोन का मिलना मुश्किल, बस यही बहुत है, ठीक है। लोन का मिलना मुश्किल, ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी बातें फिर और उलझ जाएंगी, ठीक है। ये आप लिखें, रेशो हायर होगी तो लोन का मिलना, मजीद लोन का मिलना मुश्किल है। रेशो हायर होगी तो मजीद लोन का मिलना मुश्किल है। ये उर्दू में इसलिए लिखवाया ताकि अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो लिख लें, या चलें लिख ही लें। जरा उर्दू वाली भाई साहब बात तो लिख लें, फिर लिखवाता हूँ। अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट ही लिख लें, ये उर्दू वाली बात बस लिख ली, अच्छा याद रह जाएगी। अगला पॉइंट लिखें, कंपनी विद हाई गियरिंग रेशियो में जरूर लिखना है,
ये ना हो आप कह रहे हो कि जी इसको नहीं लोन मिलना और वो बंदा आ जाए कहे मैंने तो ले लिया लोन, ठीक है। तो इसलिए आप मे का लफ्ज यूज करें। कंपनी विद हाई गियरिंग रेशियो may find it difficult to obtain further loans। ये मैंने जनरल पॉइंट लिखवा दिया। अब इसलिए जनरल लिखवा दिया, इसकी तरह अंग्रेजी मुश्किल थी ना, इसलिए मैंने जनरल लिखवा दिया। अब अगर एक आध नंबर ही हो तो ऊपर वाली बात काफ़ी है, और अगर 2-1 नंबर की बात कर दे 3 नंबर की तो फिर आप साथ में ये पॉइंट भी उस कंपनी के स्पेसिफिक करके लिख लेना। ओके चलें। उसके बाद जी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी के अंदर अजीब सा क्या है, क्योंकि नाम इसका डेट इक्विटी है, डेट इक्विटी, तो किताबों में एक और फॉर्मूला भी इसका मिलता है, और वो फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी, बस इनटू 100। ठीक है जी, आंसर परसेंटेजेस में आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई 100 कर दिया ना। अच्छा, अब जरा इसके हिसाब से भी हम रेशो कैलकुलेट करके देखते हैं। डाटा तो ऑलरेडी मौजूद है। 3000 डेट है, 7100 इक्विटी है, डेट इक्विटी, ठीक है, इनटू 100 42%। वाई के लिए कैलकुलेट करें। अच्छा सॉरी, यहां पे तो मैं लिखना ही भूल गया। अच्छा, ये अभी हमने क्या डिसीजन लिया है जी, अभी जो मैंने आपको लिखवाया था, मैंने तो बताया ज़बानी आपको कि ये परसेंटेज, इफ परसेंटेज इज मोर देन 50, थ्रेशोल्ड है मौजूद, हाई का कोई थ्रेशोल्ड तो होगा ना, कोई लेवल। इफ परसेंटेज इज मोर देन 50 देन द कंपनी is said to be high risk या highly geared, high geared या highly geared। क्यों? बंदे देखने वाले कहेंगे भाई कम से कम आधा तो तुम करो काम, अपने पैसे को निकाल लिया। लोग क्या करते हैं, अपना पैसा ऐसा ऐसा करके निकाल लेते हैं और बैंकों से लोन लेते 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 यहाँ पे जो यहाँ पर सिचुएशन पहुंच जाती है कि बिजनेस बंद होता है, उनका अपना पैसा होता ही कोई नहीं और बैंक का पैसा डूब जाता है। तो बैंक कहता है इंसान बनो, साथ साथ चलो। तो जैसे ही हाफ से ऊपर जाता है, बैंक वाले बड़े अलर्ट हो जाते हैं, फिर बड़े हिसाब किताब से लोन देते हैं ऐसी कंपनीज को, देते भी हैं अगर तो, ठीक है, ये नहीं कि देते ही नहीं है। फिर वो अपना कुछ कहेंगे जो लाओ कुछ कोई चीज़ हमारे हवाले करो, फिर वो कोई चीज़ अब लेके आएंगे वो हवाले करेंगे, इस तरह करते कराते कोई दे देते हैं लोन्स, लेकिन है रिस्की कंपनी, ठीक है, तो फिर उनके प्रोसीजर्स बढ़ जाते हैं। ओके, अब ये तो है, ये थ्रेशहोल्ड तो हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब इस थ्रेशहोल्ड को देखें तो वाई जो है, वाई वो तो कभी भी दूसरे वाला फॉर्मूला यूज ना करे, क्या ख्याल है? क्योंकि दूसरे फॉर्मूले में जाकर तो वाई रिस्की बन जाता है। नहीं, डिसीजन डिफरेंट है। डिसीजन क्यों डिफरेंट है? हमने ऊपर क्या रखा है, सिर्फ डेट, और नीचे क्या रखा है, सिर्फ इक्विटी। अब ये दोनों बिल्कुल बराबर हों, 3000 डेट और 3000 इक्विटी, तो आंसर क्या आता है? ठहर जाए ना बेटा, समझ भी लिया करें कुछ जी। कितना आ गया? 100%। इसका मतलब 100% का मतलब क्या है? बिल्कुल दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं? बराबर। और अगर अब आप डेट को बढ़ाएंगे तो वो 100 से ऊपर जाएगा, तो फिर कहने वाला देख के कहेगा वो देखो ये कंपनी ज्यादा दूसरों पे इन्हिसार कर रही है। यहां तक तो ये बराबर है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी ले लेंगे तो फिर
परसेंटेज जो आएगी अगर वो 100 आएगी तब वो रिस्की, 100 से ऊपर जाएगी तब वो रिस्की होगी। इसीलिए कल मैंने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिखवा के करवा दिया था कि ये ज़्यादा बेहतर है, समझ भी आता है, यूज़ भी यही करना। लेकिन किताबों में ये भी लिखा हुआ है, देखे ना, टोटल फंड्स में से डेट कितना है, ये तो 50% ही सही बता रहा था, लेकिन यहां पर टोटल फंड नहीं कह रहा, वो कह रहे जी डेट इतना है, इक्विटी इतनी है। तो फिर दोनों बराबर होंगे तो मतलब 100%, इसका मतलब क्या, 100% बराबर है। अब अगर डेट यहां से बढ़े, मिसाल के तौर पे यहां पे लिखा हो 4000, तो ये क्या बन जाएगा, 125। 125 पे जाके हम कहेंगे रिस्की हुई है, क्योंकि इस कंपनी में जो पैसे पड़े हैं तो उस पैसे में डेट ज्यादा है इक्विटी से भी। तो ये जरा थोड़ा सा ऐसे फजूल सी एडजस्टमेंट है। तो बहरहाल ओके बेटा, इफ इट इज, ये आप लोग सब मुंशी हैं, फाजल मुंशी बने। इफ परसेंटेज इज मोर देन, अकाउंटेंट्स नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, 125 कॉन्सेप्ट समझे। इफ परसेंटेज इज मोर देन 100%, अगर ये फॉर्मूला लगे तो परसेंटेज 100% से ऊपर जाएगी तो हम रिस्की कहेंगे, उससे पहले रिस्की नहीं कह रहे, ठीक है। ओके, ये तो वैसे ही लिखा था। इफ परसेंटेज इज मोर देन 100% देन द कंपनी इज सेड टू बी हाईली गियर्ड, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूलाज अलाउड हैं, आप इस फजूल वाले को ना यूज करना, लेकिन अब आपको समझ आ गई है तो यूज कर भी सकते हो, नो इशू, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी है, इंटरप्रिटेशन तो सेम है, बस अगर ये फॉर्मूला लगाना तो फिर वो 100% आपका डिसीजन बेस कर रहा होगा उस 100% के ऊपर। किताब ओपन करें जल्दी से और देख लें इस रेशो को। एक नोट लिखा होगा, उसको अभी नहीं पढ़ना, वो अब 15-20 मिनट बाद पढ़ेंगे, जब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे लूँगा। जल्दी से बाकी चीज़ें पढ़ लें उस नोट के अलावा। क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसमें 3 रेशोज निकालनी थी, एक्सपेंस प्रॉफिट वाली, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंसेस वाली। ठीक है जी, ठीक है। ये 3 दिन आपने अपनी टोज पे रहना है, नहीं तो नुकसान होगा। पढ़ तो जाएंगे सब क्लास में बैठ के, लेकिन उस तरह की तैयारी नहीं हो पाएगी। जब कोशिश कर लें, अगले 3 दिन में थोड़ी बम्बार्टमेंट होती है आखिरी दिनों में, क्योंकि मैं हर जगह से पढ़ पढ़ के मुझे जो जो चीज़ जहाँ से लगेगी कम है मैं वो शुरू कर चुका हूँ। जैसे आज मैंने IAS 16 का लेक्चर हमने पेंडिंग किया था, वो मैंने दोबारा कॉपी करवा लिया है। अब उसके मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क लिखा हुआ है, वो करके आएंगे, कल डिस्कस करूंगा। अब जो नहीं करेगा वो पहले तो पढ़ा नहीं था, अब रह जाएगा। तो इन 3 दिनों में काम मेरे पे भी लोड ज़्यादा है, आप पे भी थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाए तो हर्ज कोई नहीं है। मैं पढ़ के आऊँगा तो पढ़ाऊँगा, और आप जाके पढ़ेंगे तो समझ आएगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप भी साथ साथ देखते रहिए चीज़ों को। जैसे पिछली क्लास में बच्चों ने मुझे कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की स्टडी टेक्स्ट के अंदर, तो स्टडी टेक्स्ट को भी कम से कम ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं इनमें, जैसे अब रेशो चल रहा है, इसको तो एक नज़र देख लें सारे चैप्टर को। कोई एक आधी रेशो नई लिखी हुई है तो उसका क्या करें, पढ़ें या रहने दें, क्या करना चाहिए, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। तो इंश्योर करना होता है हमने चीज़ों को, तो मैं तो कर ही रहा हूँ। आपकी तरफ से ये थोड़ी सी एफर्ट चाहिए कि जो होमवर्क में चीज़ें ज़्यादा भी लगें तो समझो आखिरी 3-4 दिन हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी एफर्ट कर लेते हैं, चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से कंक्लूड कर लेंगे। थोड़ी सी नींद कम कर लें, थोड़ा सा घूमना फिरना कम कर लें, उसके बाद फिर जिस दिन आपको छुट्टी दी जाए एक आधा दिन उसके कुफारे के तौर पे सारा दिन फिरते रहें, ठीक है ना। तो अभी 2-3 दिन आप जो है वो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट को बढ़ा लें, ठीक है, उससे फ़ायदा होगा। बेसिकली जो फुल डे की रिवीजन क्लासेस हुआ करती थी हमारी, वो फुल डे की रिवीजन क्लासेस ही पिछली अटैम्प्ट से FAR 1 की मेरी इन नॉर्मल क्लासेस में मैनेज हो जाती होती हैं। इस वजह से उसको आप बिल्कुल, जैसे वहाँ पे आप चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहे हैं और वो समझते हैं बस ठीक है ये इकट्ठी करनी है, ले जाते हैं घर जाके पढ़ेंगे, वो इकट्ठी करने वाला हिसाब है, लेकिन मैं उसको भी थोड़ा इफेक्टिव करना चाह रहा हूँ।
कि आज से हम जो रिवीजन शुरू कर देंगे चीज़ों की, तो हम 4-5 दिन में चीज़ों को बांट रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो वो एक आध दिन के अंदर फुल डे बुला के शायद वो ज़्यादा बम्बार्टमेंट हो। तो इतना मौका जब मिल रहा है तो थोड़ी सी एफर्ट बढ़ा लें ताकि साथ के साथ होता जाए तैयार, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस दूंगा डिस्कस करके दूंगा, वापस आएंगे तो डिस्कस करूंगा, लेकिन आपकी एफर्ट चाहिए खास तौर पे इस रेशो में, क्योंकि ये आखिरी टॉपिक है, इसने निगलेक्ट हो जाना है, जो कि हो रहा है। कितने बच्चों ने जितना होमवर्क दिया था सारा किया? आप हाथ खुद देख लीजिए, मुझे गिनने की जरूरत नहीं है, जो बाकी बैठे हैं। तो निगलेक्ट होता है ये टॉपिक, जो भी एंड पे रह जाए। आप कहते हैं बस वो पर सारे एक बारी जान छुटन दो तो बस, तो वो फिर बाद में समझ नहीं आएगी चीज़ों की, परेशान करेंगी। थोड़ी सी एफर्ट 3-4 दिन कर लो, ठीक है, करोगे ना कोशिश इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी एफर्ट करके आनी है आप लोगों ने, थोड़ा सा 3-1 दिन जरा आराम को त्याग देना है, इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। ओके, अच्छा जी, नोट के बगैर वो जो इंटरप्रिटेशन वाला पेज है ना, जिसमें आपको आखिरी रेशो नजर आ रही है, इसमें एक नोट आ रहा है, वो 15 मिनट बाद वो मैं नोट खुद पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन उसके बगैर बाकी सारी अंग्रेजी को मैं पढ़ा देता हूँ आपको। पढ़ लेते हैं हम। लास्ट रेशो 18 पे, गियरिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेवरेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेवरेज। तो ये तीसरा नाम है इसका, लेवरेज रेशो। कंपनी कितनी गियर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कितनी कितनी जो है वो किसी और पे डिपेंड कर रही है, कितनी लोगों के पैसे पे चल रही है, इसको गियरिंग कहते हैं, ठीक है। लिवरेज, गियरिंग, असल नाम डेट टू इक्विटी, मशहूर भी ज़्यादा मशहूर वैसे गियरिंग है, गियरिंग रेशो, गियर्ड कहा जाता है इसको। अच्छा, अब इसमें 2 फॉर्मूला लिखे जो को मैंने सिखाया आपको पहले, बी वाला था, जरा बी को पढ़ लें। लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन इज इन 200, आंसर इन परसेंटेज। अब ऊपर वाला फॉर्मूला जब भी बताया वो भी लिखा हुआ है कि इक्विटी ओवर लॉन्ग टर्म लोन ओवर इक्विटी सिर्फ। अब यूटिलिटी में पढ़ें तो कहता है द रेशियो कंपेयर्स कंपनीज टोटल डेट्स टू कंपनीज इक्विटी। हाई गियर्ड और हाई लिवरेज्ड कंपनी कौन सी होती है? इट इज द केस व्हेन डेट कैपिटल एक्सीड्स इक्विटी। ये डेट कैपिटल से परेशान ना, अंडरलाइन करके लिख लें, लॉन्ग टर्म लोन को कहते हैं। वो जैसे मैंने आपको कहा था पहली क्लास में, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब लिटरल मीनिंग से निकलो, कहां कहां से बिजनेस ने पैसा लिया, और फिर हमने फॉर्मूला बनाया था इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, और इस सारे को क्या कहा था? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट कैपिटल से परेशान ना हो जाना, डेट भी और कैपिटल भी। डेट कैपिटल का मतलब ही यही है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी से उधार ले रखा है, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? जो पक्के पक्के ही ले रखे हैं और वो ओनर्स हैं हमारे, ठीक है ना। तो इस लफ्ज से परेशान ना होना। बहरहाल इट इज अ केस व्हेन लोन, लॉन्ग टर्म लोन एक्सीड्स द इक्विटी। इफ आंसर टू ए इज अबव 100 और आंसर टू बी इज अबव 50, आपने दोनों आंसर नहीं देने पर्चे में, आपने बी वाली रेशो ही यूज करनी है, ठीक है। इफ आंसर टू ए इज 100 is above 100 or answer to B is above 50, the company is said to be highly geared. It means debt is greater than equity and company is risky as it is relying more on debt. ठीक है। लो geared इसी का ऑपोजिट है। डेंजर ऑफ हाई गियरिंग क्या है? डिफिकल्ट टू ऑब्टेन मोर लोन। और जबरदस्ती एक और पॉइंट उन्होंने बनाया, एंटिटी मे नॉट बी एबल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में कंपनी एक्स हैज लोअर वैल्यू ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो व्हेन इज विच इज फेवरेबल एंड इंडिकेट्स आर लेस रिस्क एज कंपेयर टू कंपनी वाई। कंपनी वाई रिजल्ट शोज दैट इट रिलाइज हैवीली ऑन एक्सटर्नल लेंडर्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब गियरिंग रेशियो लोअर इज बेटर। जाहिर सी बात है, जितना कम किसी और पे रिलाय करें, ठीक है। पिछली क्लास में स्टूडेंट ने सवाल कर दिया कि ये लिख दिया मैंने, जितना लिखवाया ना, ये लिखने के बाद लिखवाया जब उनको, जो आपको एक आधा पॉइंट लिखा, उन्होंने कहा ठीक है सर वो भी लिख देते हैं, हाउ एवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज। मैंने कहा नहीं, ये ऐसी रेशो नहीं है कि जिसको कहें कि इंडस्ट्री में रवाज है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा लोग
अल्लाह से डरने वाले हैं हम जिस सिरामिक्स इंडस्ट्री में बैठे हैं, और वो सारे के सारे चल ही इक्विटी पे रहे हैं, वो 1 रुपया नहीं बैंक से लोन लेते। अब कैसे कह सकते हो कि इंडस्ट्री की एवरेज है कि 30% तो लोन रखना, वरना अल्लाह माफ करे वरना गुनाह है, हालांकि दूसरी सूरत है गुनाह की, ठीक है। तो इंडस्ट्री की नॉर्म तो इसको कह नहीं सकते। नॉर्म ये है कि जो भी टाइलें खरीदने जाता है यहां से उसको 15 दिन का क्रेडिट मिल जाता है, ये डेटर डेज है, ये नॉर्म है। अब किसी ने 30 पे अलाउ करवा लिया तो किसी ने 2 दिन के बाद पैसे दे दिए, तो हम कहते हैं जी इंडस्ट्री से आगे पीछे हो गया। नॉर्म ये है कि जी बिजनेस की नेचर होती है ना, मजदूर काम करते हैं, कैश में सैलरी देनी पड़ती है, कैश कितना रखना है जी हमने, हम डेटर कितने अरसे के रखते हैं, इन्वेंट्री कितने अरसे में बिकती है, तो ये हर इंडस्ट्री की अपनी नॉर्म्स हो सकती हैं जी। करंट रेशो ये नॉर्मल है जी, करंट रेशो, ठीक है ना। लेकिन डेट इक्विटी के बारे में मेरा नहीं ख्याल हमें ये कहना चाहिए कि इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 30% है। तो अगर कभी दे दे तो कर देना कमेंट, लेकिन ड्रॉप झाड़ने वाले पॉइंट के अंदर इसको ना लिखना। वो अगर ऐसी को बात कर दे तो फिर अल्लाह से इस्तगफार करते हुए उसके ऊपर कमेंट कर देना कि पता नहीं उसने क्या किया ये बात लिख के, लेकिन वैसे इंडस्ट्री एवरेज वाला पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अपनी कंपनी के अपने ही 2 साल की रेशियो कंपेयर कर रहे हो तो फिर अगर उसकी गियरिंग कम हुई है तो कहना ये अच्छी बात है, ये कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को भी कुछ हद तक पे किया है। अब वो इक्विटी बढ़ने से हुआ, शेयर कैपिटल वाली या रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ने से हुआ, ये तो सवाल देखोगे तो ये तो खैर बहुत आगे की बातें हो रही हैं, लेकिन ये बातें जहन में तो आती हैं ना। इतना तो आपके जहन में अकाउंटिंग इतनी तो अब आई गई हुई है कि इक्विटी जो है उसके बढ़ने के कौन कौन से, इक्विटी में क्या कुछ होता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब इक्विटी कैसे बढ़ सकती है, नए शेयर इशू कर दो, या प्रॉफिट्स ज्यादा कमाओ तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाए, या एसेट को रीवैल्यू करो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ जाए। शेयर कैपिटल इशू, शेयर इशू करने पे शेयर कैपिटल प्रीमियम दोनों एक ही जगह आ जाते हैं ना। अब आपकी गियरिंग रेशो कम हुई है किसी साल में जाके, पिछले से अगले साल में गियरिंग रेशो आपकी कम हुई है, तो आप कहेंगे जी, अगर सवाल ने नहीं बताया तो आप फिर ये पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे होंगे। आप कहेंगे जी हो सकता है इन्होंने शेयर कैपिटल नया इशू किया हो, लेकिन देख लेना शेयर कैपिटल मूवमेंट है भी या नहीं। बैलेंस शीट तो दोनों नहीं दी होती है ना, दोनों साल की बैलेंस शीट दी होगी तो वहां से नजर आ जाएगा शेयर कैपिटल अपनी जगह, शेयर प्रीमियम अपनी जगह, रिटर्न सरप्लस है नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में इजाफा है, सिर्फ उस वजह से कम हुई है, लॉन्ग टर्म लोन भी कुछ कम हुआ है, तो आप यूं कह सकते हैं जी इन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस किया कि इनके प्रॉफिट्स इतने आए और वो रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा रहे हैं, प्लस इन्होंने कुछ रीपेमेंट्स भी की हैं। तो ये इस तरह की बात तो कर सकते हो आप, लेकिन जब सवाल में वो इसको कमेंट करवाए अपने 2 साल पे, ऐसे जनरल में आपने इसको, हाँ जनरल में मेरे ख्याल में जनरल में आपको प्रीवियस ईयर को भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी है जितना लिखवा दिया, ओके। अच्छा जी, अभी इस नोट को ना पढ़ें, अब एक कॉन्सेप्ट है बड़े मजे का, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई कैप के 2 रेशोज के अंदर वो लिखा हुआ है, वैसे तो उसके अलावा कहीं यूज नहीं है, इसलिए उसको सुन लें, मजे मजे की कहानी समझ के, और उससे अपने मतलब की बात हम निकाल के बाकी को फिर रख देंगे। जब कभी जिंदगी में वो एक्चुअली आएंगी चीजें तो वहां पे फिर दोबारा से वो पढ़ लेंगे जब उनको प्रैक्टिकली देखना होगा, तो ठीक है। एक चीज है शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल वो पैसा होता है जो जिंदगी में, कंपनी की जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं मनी विल बी रिटर्न व्हेन बिजनेस इज क्लोज्ड। जी, आप लिख दू नोट जी, बिजनेस इज क्लोज्ड, पैसे कब मिलेंगे, जब बिजनेस बंद हो जाएगा, जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, ये पैसे तब मिला करते हैं। तो ऐसी चीज को हम क्या कहा करते थे, क्या कहा करते हैं, कहां नजर आते हैं ये शेयर कैपिटल, कहां नजर आता है, इसको क्या कहा जाता है, इक्विटी, इक्विटी, ठीक है। इसको कहां दिखाते हैं, इसको इक्विटी में प्रेजेंट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर ये नजर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यहां पे हमने लिखा प्रेजेंटेड, यूं लिखते हैं, ऐसे सवाल करता जाता हूं मैं आपसे, वेयर
दीज आर प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। बताएं जी, वेयर दीज आर प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन आ गया। बोले इक्विटी में, बिल्कुल। और कोई फिगर भी अज्यूम कर लेते हैं, 100 रुपया अज्यूम कर लेते हैं, ताकि मैं बाद में एक्सट्रैक्ट्स बना दूं आपको चीज़ों के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। है सिर्फ 2 पॉइंट्स, पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे सवाल के अंदर, स्टडी टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चंस में कहीं पे ये डिस्कस नहीं है, ठीक है, लेकिन रेशोज के अंदर, फार्मूलाज के अंदर ये 2 बातें लिखी हैं, तो चलें सुन लें, ठीक है। इक्विटी 100 रुपए की पड़ी है, ठीक है। अच्छा, वट वी पे फॉर दीज, वट वी पे फॉर दीज, अगला क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, ये जो शेयर्स खरीदते हैं लोग, इनको कंपनीज क्या पे करती हैं? डिविडेंड। इनको दिया जाता है जी डिविडेंड। अज्यूम कर लें कोई 5 रुपए लेट से, ठीक हो गया। एक होते हैं जी लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, डेट्स, ये पैसे भी बिजनेस के क्लोज होने पे वापस होते हैं। हाँ, मनी विल बी रिटर्न्ड, ड्यू डेट 2 years 3 years, बस सून कर दो, मनी विल बी रिटर्न सून, हो ही जाएगा वापस। आप कहोगे जी सून का मतलब तो 2-3 महीने होता है, तो भाई 2-3 महीने तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चलते, 6 महीने गुजरते पता नहीं चला। इस बैच के स्टार्ट में क्या इरादा किया था, याद करो। इस दफा रोज का काम रोज करेंगे, कोई छुट्टी नहीं करेंगे, कोई टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, और 6 महीने गुजर गए, रोज का काम रोज, तो वक्त गुजरते कहाँ पता लगता है, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म लोन, मनी विल बी रिटर्न सून, कई कई साल गुजर जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है। मनी विल बी रिटर्न सून, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कॉल है, जो मफहूम है कि जब इंसान की मौत आएगी तो वो कहेगा कि है इतनी जल्दी वक्त आ भी गया वापस, अभी अभी तो दुनिया में आया था, आप कह रहे हैं कि 5-10 साल, सून नहीं है, सून ही है। आंसर दीजिए, वेयर दीज आर प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, क्वेश्चन है मेरा। हाँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अज्यूम कर लेते हैं 70, डिफरेंट फिगर्स अज्यूम करते हैं ना जी, ठीक है। ओके, व्हाट वी पे फॉर दीज, जी बिल्कुल, व्हाट वी पे फॉर दीज, आंसर इज इंटरेस्ट। अज्यूम कर लें ये कोई 10 रुपए, ज्यादा कम, चलो इसको 15 कर लो, आपको कि ये कैसे ज्यादा हो गया, वैसे हो फर्क नहीं पड़ता, चलो ओके। बैंक, बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ी, 100 रुपया उनके पास था ओनर्स का, मजीद पैसों की जरूरत पड़ी, बैंक के पास गए, लोन ले आए लॉन्ग टर्म, 170 रुपये हो गए इनके पास। कुछ अरसे बाद फिर पैसों की जरूरत पड़ी, अब बैंक के पास गए और उनसे कहा कि 50 रुपये हमें चाहिए, दे दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई भी वजह हो सकती है, अज्यूम कर लेते हैं कि देखो ना 50 लेगा तो ये तो हाईली गियर्ड हो जाएगा, कोई भी वजह हो सकती है, किसी भी वजह से। बैंक ने कहा, वैसे मैंने एक एग्जांपल दे दी कि गियरिंग ज्यादा हो जाएगी इसकी, ठीक है, रिस्क ज्यादा हो जाएगी। बैंक ने कोई नहीं, पैसे चलो नसो। वापस आए अपने ओनर्स के पास और अपने ओनर्स से कहा, ओनर्स आप हमें और इन्वेस्टमेंट दे दें, थोड़ी सी शेयर्स इन्वेस्ट कर दें, हम इंशाल्लाह वो पैसा इस्तेमाल करेंगे, वी विल ग्रो, वन डे वी विल बी ऑल्सो अ बड़ी कंपनी, आप और इन्वेस्टमेंट करें, आप और पैसे लाएं घर से। ओनर्स ने कहा, फायदा, आपको डिविडेंड मिलेगा, आप आएंगे पैसे लेकर, बिजनेस चलेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट्स आएंगे, डिविडेंड्स बांटेंगे।
उनका वो तो पहले भी बांटते हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में आपका साथ दें तो हमें भी वही डिविडेंड मिले जो हर मैंगो शेयर होल्डर को मिल रहा है, आम शेयर होल्डर को, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। ठीक है, तो कंपनी ने कहा टेंशन न ले, आपको हम प्रेफरेंस देंगे। क्या करेंगे? प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो मैंगो होंगे वो पहले इंतज़ार करेंगे आपको, आप एप्पल होंगे, आपको पहले प्रेफर्ड होंगे, आपको पहले डिविडेंड देंगे। अगर फिर भी कोई बच गया प्रॉफिट तो वो बच्चा खुचा प्रॉफिट फिर उनमें बांटेंगे। ठीक है, तो क्या ख्याल है? हाँ हाँ, बात तो दिल को लगती है। तो यूं तो छोटी है, दांत बकरी की हैं। तो चलें, कौन से शेयर्स? प्रेफरेंस वाले, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी वाले साथ ही ये भी कहते हैं पैसे पता है आपको वापस नहीं मिलेंगे। मैंने कहा हाँ हमें पता है, मनी विल बी रिटर्न व्हेन बिजनेस इज क्लोज्ड। यानी ये भी शेयर कैपिटल ही हो गया ना। ठीक है, ये भी तो शेयर कैपिटल ही हो गया। ओके, तो हमने कहा ठीक है, अगर ये इस जैसा है, अगर ये इस जैसा ही है तो फिर देखो ना, व्हेन बिजनेस इज क्लोज्ड, व्हेन बिजनेस इज क्लोज्ड है, ओनर से आया हुआ पैसा है। तो जब ये इस जैसा ही है तो फिर कहां पे शो करें हम इसको? वेयर दीज आर प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, वेयर, बिल्कुल इक्विटी। जब इक्विटी जैसे हैं तो इनको भी इक्विटी में, बस इनका नाम क्या है? प्रेफरेंस। इनका नाम क्या है? प्रेफरेंस वाले शेयर्स। तो फिर ये कौन से हैं? मैंगो वाले, ऑर्डिनरी, 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 ऑर्डिनरी शेयर। ऐसे वो गुजरते होंगे ना, ऐसे शेयर होल्डर्स बैठे होते होंगे, ये प्रेफरेंस होते होंगे, ऑर्डिनरी। कहीं पर ट्रिप पे जाते होंगे ना ये कंपनी वाले, ये सारे शेयर होल्डर्स, तो और शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हम आपको पहली सीट पे बिठाएंगे, ड्राइवर के साथ वाली सीट पे। कहीं एजीएम पे खाने के बुलाते होंगे ना शेयर होल्डर्स को, तो कहते हैं आप बैठे हैं, आपको ला के खाना, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस दी जाएगा। टांग वाली बोटी कह रहे हैं उसको। ओके, सुने, इक्विटी, ये भी इक्विटी है। अज्यूम कर लें कोई फिगर 50 कर लें, चलें 50 रुपए ओनर्स और घर से ले आए। what we pay for these, बोलें जी, डिविडेंड। हाँ, लेकिन नाम से फर्क तो पता ही नहीं चल रहा, ये भी डिविडेंड वो भी डिविडेंड। तो इसको क्या कहेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। और इसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिविडेंड। ठीक है, बाकी सब एक जैसे ही है। वो भी ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ, ये भी ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ। वो भी शेयर होल्डर से आया पैसा, ये भी शेयर होल्डर से आया पैसा। वो भी वापस नहीं होना, ये भी वापस नहीं होना। उस पर भी डिविडेंड मिलना है, इस पर भी डिविडेंड मिलना है। बस फर्क सिर्फ ये है कि पहले इनको डिविडेंड दे के कुछ बच गया तो वो बचा कुचा प्रॉफिट फिर मैंगो यूजर्स में, मैंगो शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। ओके, सही है। बिजनेस का नहीं पेट भर रहा, और बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी, और कोई अच्छा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, पैसे नहीं है। अब बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा, आपको कहा नहीं था चले जाएं यहाँ से, दूर हो जाएं, आपकी शक्ल देख के हमें नहीं लगता है कि आप फ्रॉडी हैं, चाहे आपकी इक्विटी बेहतर हो गई है, लेकिन आप शक्ल से ही हमें जो है ना फ्रॉडिया लगते हैं। कुछ लोग होते हैं शक्ल से ही फ्रॉडिया लगते हैं। अच्छा, तो आप जाएं।